नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प विश्लेषण है। शीर्षक है भारत विश्व की आर्थिक शक्ति 2025। जी। ये स्रोत 1947 से लेकर मतलब आजादी से लेकर 2025 तक भारत का जो आर्थिक सफर रहा है उस पर एक नजर डालता है। हाँ, और इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। हाँ, वही कमाल की बात यह है कि यह स्रोत कहता है कि 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था कोई बहुत मजबूत नहीं थी। शेयर बाजार भी मतलब कुछ खास नहीं था। बिल्कुल। पर 2025 आते आते यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, ऐसा ये कहता है। जी हाँ। तो चलिए जरा खोद कर देखते हैं क्या कारण बताती है ये रिपोर्ट इस बढ़त के पीछे। हाँ, और ये रिपोर्ट ना भारत की विकास यात्रा के कुछ बहुत अहम पड़ावों को हाईलाइट करती है। अच्छा। इसमें बताया गया है कि 1947 में स्थिति क्या थी, फिर 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए उसके बाद कैसे ग्रोथ ने रफ्तार पकड़ी, और अब 2025 तक रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर सकती है। और अगर दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें तो मतलब रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? अमेरिका, चीन? हाँ, तुलना भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की अर्थव्यवस्था थोड़ी स्थिर है, मतलब ग्रोथ रेट लगभग 2-3% के आसपास। ठीक है। और चीन को देखें तो वहां थोड़ी मंदी दिख रही है। रिपोर्ट के अनुसार प्रॉपर्टी मार्केट का संकट है और आबादी भी थोड़ी बूढ़ी हो रही है, तो वो एक फैक्टर है। इनके मुकाबले भारत की जीडीपी ग्रोथ 6-7% बताई गई है। रिपोर्ट इसे दुनिया में सबसे तेज मानती है। 6-7%, ये तो वाकई काफी तेज है। तो एक तरफ ये जीडीपी ग्रोथ है और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार मतलब निफ्टी, सेंसेक्स, वो भी लगातार नई ऊंचाइयों पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या रिपोर्ट इन दोनों के बीच कोई सीधा कनेक्शन देखती है, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट इस कनेक्शन पे जोर देती है। विश्लेषण कहता है कि इस पूरी तेजी के पीछे कुछ मुख्य वजह हैं। जैसे कि पहली और शायद सबसे बड़ी वजह भारत की विशाल युवा आबादी, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, मतलब काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। हाँ, ये तो सुना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। दूसरी वजह है डिजिटल क्रांति। यूपीआई, फिनटेक कंपनियां, नए स्टार्टअप्स, ये सब अर्थव्यवस्था को मतलब एक पुश दे रहे हैं। अच्छा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अकेले यूपीआई ने कैसे छोटे शहरों और गांवों तक डिजिटल लेन देन पहुंचाया है, वो भी एक बड़ा बदलाव है। हाँ, ये तो दिखता है। यूपीआई का असर तो जबरदस्त रहा है। और निवेश का क्या मतलब, क्या बाहर के निवेशक भी रुचि दिखा रहे हैं? हाँ, वो तीसरा बड़ा पॉइंट है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs, उनका भरोसा भारत में बढ़ा है। अच्छा। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल रिकॉर्ड निवेश आया, जो दिखाता है कि दुनिया भारत की ग्रोथ स्टोरी पर एक तरह से दांव लगा रही है। और चौथा कारण? चौथा कारण है मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, खासकर मेक इन इंडिया पहल। रिपोर्ट शायद उदाहरण देती है कि कैसे भारत अब जैसे ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्पादन का एक केंद्र बन रहा है। और फिर घरेलू खपत भी तो होगी, मतलब भारत का अपना बाजार। वो पांचवा और शायद सबसे मजबूत स्तंभ है। जी हाँ। भारत का जो बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है वो खर्च कर रहा है। जी हाँ। इससे घरेलू मांग मजबूत बनी रहती है। रिपोर्ट मानती है कि यही मजबूत घरेलू खपत अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से काफी हद तक बचाती है। तो रिपोर्ट का सार यही है कि जब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, कंपनियां अच्छा करती हैं और इसका असर सीधे शेयर बाजार पर दिखता है, और फिर वो विदेशी निवेशकों को और आकर्षित करता है। समझ गया। तो कुल मिला के देखें, ये स्रोत भारत के 1947 से 2025 तक के इस बदलाव को एक जबरदस्त ग्लोबल ग्रोथ कहानी की तरह पेश कर रहा है। बिल्कुल। और इसके मुख्य तर्क घूमते हैं युवा आबादी, डिजिटलीकरण, बढ़ते निवेश, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस और अपनी घरेलू मांग के इर्द गिर्द। कि रिपोर्ट में भी साफ लिखा है हाँ बिल्कुल, कि ये सारी बातचीत सिर्फ जानकारी और शैक्षिक मकसद के लिए है। जी। इसे किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी निवेश का फैसला हमेशा किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, और एक आखिरी विचार जो ये रिपोर्ट सोचने पर मजबूर करता है, जिन विकास कारकों की हमने बात की वो कितने टिकाऊ हैं, मतलब क्या ये आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे? अच्छा सवाल है। और भविष्य में कोई बाहरी या अंदरूनी चुनौती, मान लीजिए कोई वैश्विक मंदी आ गई या देश में ही कोई मुद्दा उठा, तो क्या वो इस कहानी पर असर डाल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है।